स्टार्ट में क्या होता था कि जो कंप्यूटर यूजर है वो एक जॉब पूल क्रिएट करता था। ठीक है। अब जॉब पूल क्या था कि आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स होती थी। नंबर ऑफ जॉब से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोसेस। आपके पास कुछ नंबर ऑफ प्रोसेस होते थे, उसका एक पूल तैयार किया जाता था। जैसे आप कहते हैं कि जैसे आप कोई मैच होती हैं, अब जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके अंदर ये होगा कि जी पूल बनाए जाते हैं कि एक पूल में 5 टीमें होंगी, दूसरे पूल में 5 होंगे, तीसरे पूल में 5 टीमें होंगी, चौथे पूल के अंदर 5 टीमें होंगी। तो ये हर एक का पूल मतलब उस एक पूल के अंदर जो है वो 4 से 5 टीम्स वहां पे मौजूद हैं। इसी तरह सिंपल बैच प्रोसेसिंग के अंदर जो है कंप्यूटर यूजर जब भी किसी प्रोसेस को स्टार्ट करता था तो डिफरेंट पूल तैयार किए जाते थे। अब पूल क्या होते थे? जॉब पूल, सेवरल जॉब पूल जो होते थे सिमिलर काइंड के होते थे। फॉर एग्जांपल अगर उसने प्रोसेसिंग करनी है तो वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल उसने कोई लॉजिक से रिलेटेड जो है वो कोई डिफरेंट जॉब्स को वहाँ पे जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करवाना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो एक कंप्यूटर यूजर जो है वो एक बैच ऑफ जॉब पूल एक बनाता था और वो कंप्यूटर सिस्टम को दे देता था। कंप्यूटर सिस्टम ने क्या करना होता था कि वो जो उस जॉब पूल के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, वो जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था वो सिमिलर टाइप की होती थी जॉब्स। ठीक है। वो सारी की सारी सिमिलर काइंड्स की जॉब को जो है वो एकदम से हम सिस्टम को देते होते थे और कंप्यूटर सिस्टम जो है जब उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करता था तो वन बाय वन करता था। ठीक है। अब वन बाय वन कैसे करता था? अब जैसे जॉब पूल प्रिपेयर किया गया, फॉर एग्जांपल एक जॉब के अंदर अगर 5 उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस रखी हैं या एक जॉब पूल के अंदर जो है आपने 10 इंस्ट्रक्शंस रखी हैं, तो वो एक पूल से जॉब जो है प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर होता था ऑटोमेटिकली किसी दूसरे की तरफ। तो वन बाय वन जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती थी वो सिंपल बैच प्रोसेसिंग के थ्रू उस जॉब के अंदर पूल के अंदर फॉर एग्जांपल 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले पहली होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी और फिर 5वीं होगी। इसका मतलब है सीक्वेंस मेंटेन होती थी। आप उसके अंदर किसी फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 से आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते थे प्रोसेस 5 की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम जो हमारे पास सिंपल बैच प्रोसेसिंग थी ये इंटरेक्टिव नहीं थी। वर्ड्स आप लोगों ने माइंड में रखने, जो मैं बहुत वर्ड्स बोल रहा हूँ कि ये इंटरेक्टिव नहीं थे। इंटरेक्टिव नहीं से क्या मुराद है कि आप प्रोसेस जो यूजर है वो किसी एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब की तरफ नहीं जा सकता था। मसलन अगर आपने एक पूल के अंदर 5 प्रोसेस रखे हैं, पहला प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको किया, उसके बाद आप समझते हैं कि मुझे 5वां प्रोसेस करना चाहिए, लेकिन आप जंप नहीं कर सकते थे जैसे आजकल करते हैं। आजकल तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर एक कोई चीज चलाते हैं, आपको पसंद नहीं आती, आप उसको खत्म कर देते हैं, फिर दूसरी चीज चला लेते हैं। दूसरी चीज पसंद नहीं आती, उसको खत्म करते हैं, फिर आप एक तीसरी चीज चला लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आजकल सिस्टम इंटरेक्टिव है, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक जॉब से फ्रिक्वेंटली मूव हो जाते हैं दूसरी जॉब की तरफ। लेकिन सिंपल बैच प्रोसेसिंग के अंदर इस तरह का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। अगर आपने एक पूल बनाया है 5 जॉब्स का तो आपने उनको जो है वो सिक्वेंशली सारी जॉब्स को आपने वहां पे लेना होता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। आप किसी को जंप नहीं कर सकते थे, प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे। आप इवन के उन प्रोसेस को जो अभी स्टार्ट कर दिए थे आप उनको खत्म भी नहीं कर सकते थे। मतलब ये कि अगर आपने वो जॉब पूल स्टार्ट कर दिया है, 5 उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, जब तक वो 5 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं होती थी कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करता रहता था। जैसे आप कहते हैं एक मिसाइल है, मिसाइल को जब आपने एक दफा छोड़ दिया, जब तक वो टारगेट तक नहीं जाएगा वो उस चीज को स्टॉप आप नहीं कर सकते। सिंपल बैच प्रोसेसिंग भी इसी तरह से थी कि जब आप वहां पे कंप्यूटर सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा देते थे, जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती थी सिस्टम वहां से फ्री नहीं होता था। ठीक है। तो सिंपल बैच प्रोसेसिंग के अंदर जैसे हमने बताया कि जॉब पूल होता है तो ये प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कमांड होती है। मतलब आपको पता होता है पहले ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। उसके अलावा तो जो डिफरेंट जॉब्स हैं आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर आते हैं, जिसमें बता रहा था 5 जॉब्स हैं, सिक्वेंस से चलेंगी 1 2 3 4 5। तो आप इसमें से किसी एक जॉब को स्किप करके किसी दूसरी जॉब की तरफ आप यहाँ पे नहीं जाते थे। तो कार्ड रीडर और तम 5 कार्ड जो है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर सिस्टम जो है वो इतने हम ये कह सकते हैं कि आईओ डिवाइसेस भी स्टार्ट के अंदर, अगर आप इसके फर्स्ट जनरेशन की तरफ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो स्टार्ट के अंदर जो है
वो आपके पास इवन आईओ डिवाइसेस भी नहीं हुआ करते थे, पंच कार्ड्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस राइट की जाती थी और सिस्टम को दी जाती होती थी, और आपको आउटपुट भी जब वहां से मिलती होती थी तो किसी प्रिंटर के थ्रू, मीटर के थ्रू या ग्राफ के थ्रू जो है वो मिलती होती थी। क्योंकि उस टाइम जो थे आपके पास आईओ डिवाइसेस, जब सिंपल बैच प्रोसेसिंग थी, वेरी इनिशियल स्टेज, तो जब ये 1960 70s की बात है, ठीक है, तब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे। और इवन तब जो है वो आपके पास आईओ डिवाइसेस भी नहीं थे। आईओ डिवाइसेस जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर जाके जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस हुए, जो कि 1975 से चली, और 65 से, सॉरी, तो उसके बाद आगे वो चलती रही। तो ये थी सिंपल बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे मैं भी आपको बता दिया कि जॉब पुल प्रिय की जाती थी, सीक्वेंशियली उसकी एग्जीक्यूशन होती थी, आप किसी जॉब को स्किप नहीं कर सकते थे। तो ये प्रोसेसिंग हम कहते थे कि सिंपल बैच प्रोसेसिंग की स्लो थी। स्लो क्यों थी? क्योंकि अगर आपके पास, आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे किसी प्रोसेस को। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको एक प्रोग्राम पसंद नहीं है, आप उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूसरे की तरफ चले जाते हैं। दूसरा पसंद नहीं है, आप उसको खत्म कर देते हैं, थर्ड की तरफ चले जाते हैं। तब ऐसा नहीं था, आपको सारी जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता था, तब जाके आपके पास उसकी आउटपुट आती थी। ठीक है, तो ये स्टार्ट में थी आपके पास सिंपल बैच प्रोसेसिंग। फर्दर आप लोग खुद इसको एलोबोरेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो थे मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम के अंदर ये था कि हमारे पास वन जॉब होती थी, ठीक है, और उस वन जॉब के अंदर सेवरल प्रोसेस होते थे। फिर एक दफा हम अंडरस्टैंड कीजिएगा, सिंपल बैच के अंदर एक जॉब पूल होता था, और एक जॉब पूल के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके उसके अंदर हो सकती थी। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर मल्टीपल जॉब्स थी, और मल्टीपल जॉब्स पूल के अंदर मल्टीपल प्रोसेस थे। इसका मतलब क्या है कि बैच सिस्टम के अंदर एक जॉब पूल था, और उसके अंदर जो थी मल्टी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जॉब पूल थे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, पूल वन, पूल टू, पूल थ्री। तो सिंपल बैच के अंदर एक जॉब पूल, जबकि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर मल्टीपल जॉब पूल होते थे। लेकिन तरीकाकार सेम था जैसे बैच प्रोसेसिंग में होता है। मल्टीपल जॉब पूल में क्या होता था कि इसका फायदा ये था कि आपका सिस्टम हर वक्त बिजी रहता था, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स होती थी उसके अंदर। तो मल्टीपल जॉब्स जो है वो जो है वो एग्जीक्यूट होती थी। तो इससे क्या था कि आपका जो सीपीयू है, आपका जो प्रोसेसर है, वो आइडल नहीं रहता था, उसके पास कोई ना कोई जॉब होती थी। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो इसके अंदर इंक्रीज हुई। लेकिन जॉब के अंदर जो प्रोसेसिंग थी वो सेम थी एज इन सिंपल बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन मल्टीपल जॉब्स थी, उन जॉब्स के अंदर जो प्रोसेस थे वो सिक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन क्योंकि बैच सिस्टम के अंदर एक जॉब पूल होती थी और इसके अंदर मल्टीपल जॉब पूल होती थी, तो इससे जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर जो है वह कुछ बेहतरी आई, परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई सिस्टम की। क्योंकि जहाँ पे पहले एक जॉब जो है वो थी, अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल जॉब जो है वो मौजूद थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसके लिए डेफिनेटली जब आपके पास दो प्रोसेस होते हैं तो आपको मेमोरी की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और जो है वो आपको अपने सिस्टम के अंदर इतनी स्पेस चाहिए होती है कि आप उसके ऊपर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे आप एक बाइक पे आते हैं, बाइक पे स्पेस थोड़ी होती है, अब दो बंदे उसके ऊपर आ जाते हैं। अब गाड़ी में अगर आप लोगों ने पांच छह बंदे हैं तो डेफिनेटली आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी जहाँ स्पेस ज्यादा अवेलेबल हो। तो या सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी में चार बंदे बैठते हैं और आप छह होते हैं, फिर क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, यार आपने इसको इस थोड़ा सा क्लोज हो जाओ, आप क्लोज हो जाओ, कुछ एडजस्ट हो जाए कोई ऐसे। तो हमेशा मैनेजमेंट के साथ आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम थे, तो डेफिनेटली जो मेमोरी की मैनेजमेंट थी उसका उसके अंदर जो है वो आपको जो सिस्टम था उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती थी। कितनी अवेलेबल स्पेस है, कितनी जॉब जो है वहाँ पे हम जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसके अलावा द इंटरेक्शन बिटवीन जॉब मस्ट बी कंट्रोल, एंड वन जॉब शुड नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द डाटा प्रोग्राम कोड ऑफ अदर जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि अगर आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं, दो जॉब्स हैं या चार जॉब्स हैं, हर जॉब अपने अपने एरिया के अंदर अपनी अपनी मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होगी। कोई जॉब, एक जॉब का डाटा जो है वो किसी दूसरे जॉब पूल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हर जॉब पूल का डाटा जो है वो सेपरेट रहेगा।
अगर 5 पूल हैं तो हर पूल अपने अपने पूल के अंदर रहते हुए हर प्रोसेस जो है वहां पे एग्जीक्यूट होगा। तो इंटरेक्शन उनका आपस में डायरेक्टली नहीं होगा। हाँ, एक सिस्टम में मौजूद होंगे, एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए वो अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद मल्टी प्रोग्राम सिस्टम और मल्टी सिंपल बैच सिस्टम के बाद जो चीज आई वो हमारे पास थी टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम, जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि रेवोल्यूशन एकदम से नहीं आता। अब बैच सिस्टम में एक जॉब थी, उसको थोड़ा सा इनहांस किया गया, जरूरत महसूस की गई कि सीपीयू आइडल रहता है, 2 जॉब्स होंगी तो सिस्टम डेफिनेटली उसके अंदर बिजी रहेगा। तो अब उसके अंदर कुछ जो है वो कुछ जो है वो डेफिशिएंसीज फील की गई, फिर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि टाइम शेयरिंग सिस्टम था। इसके अंदर मल्टीपल यूजर, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम थे और इंटरेक्टिव सिस्टम थे। जैसे मैंने बैच प्रोसेसिंग के अंदर बताया कि वो इंटरेक्टिव नहीं थे। अगर एक प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है तो जब तक वो एंड नहीं होगा आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मल्टी प्रोग्राम्ड के अंदर भी वही पूल वाला सिस्टम था, वो भी इंटरेक्टिव नहीं था कि जब तक आपने एक जॉब पूल स्टार्ट कर दिया है जब तक एंड नहीं होगा आप दूसरा नहीं स्टार्ट कर सकते थे। जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम इंटरेक्टिव थे। मतलब अगर आप एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, आपको वो फर्दर प्रोसेस नहीं चाहिए, कोई एक हाई प्रायोरिटी का आपका प्रोसेस आ गया है, आप उसको टेम्परेरी तौर पे वहां पे ब्लॉक कर देते हैं और एक नया प्रोसेस जो है आप वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज आ टाइम शेयरिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी प्रोसेसर है और मल्टी यूजर जो है इसको यूज कर सकते हैं सिमिल्टेनियसली। जो है ये सिस्टम जो है इसको यूज हो सकता था और हम रिसोर्सेज जो है वो आप इसके अंदर शेयर कर सकते थे। तो लार्ज नंबर ऑफ यूजर जो है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सर्वर की एग्जांपल दी थी कि सर्वर कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल यूजर को एट अ टाइम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता होता है। तो आप टाइम शेयरिंग सिस्टम को एज अ सर्वर कंप्यूटर भी जो है वो यूज कर सकते थे। तो टास्क जो आप उसके ऊपर स्टार्ट करते थे टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर उसको और उसको कंप्लीट किया जाता था, तो हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस जो है वो एलोकेट किया जाता है। टाइम स्लाइस से क्या मुराद है कि आप एक टारगेट दे देते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो इतने टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। तो उसी टाइम स्लाइस के अंदर सिस्टम के ऊपर भी जो है वो डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होते थे और डिफरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होते थे। ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मतलब है रैपिडली स्विचेस बैक एंड फोर्थ, एक प्रोसेस से दूसरा, दूसरे प्रोसेस से तीसरा, तीसरे से चौथा प्रोसेस। तो प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइसिंग के अंदर जो है वो स्विच होते थे एक प्रोसेस से दूसरे, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी था और मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो आप इसके ऊपर यहाँ पे एक टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व करवा सकते थे। तो डेफिनेटली रिस्पांस टाइम ज़्यादा था। क्यों रिस्पांस टाइम ज़्यादा था? क्योंकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम था, मल्टीपल प्रोसेसर थे मौजूद थे। तो आप लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो मल्टीपल जॉब्स को जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते थे। तो यहाँ पे भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती थी वो आपके पास मेन मेमोरी रैम की मैनेजमेंट थी कि किस तरह से जो है रैम जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को सपोर्ट करेगी, मल्टीपल प्रोसेसेस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, मल्टीपल प्रोसेसेस को किस तरह से वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो इससे जो है वो सीपीयू का आइडल टाइम जो है वो इससे, तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जो है वो जनरल कैटेगरी ऑफ सिस्टम है और इसके अंदर मोस्टली जो है वो एक सीपीयू होता है जो कि जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हम उसका इस्तेमाल करते होते हैं। आप लोगों को जैसे मैं अभी बता रहा था, शायद कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो इन पेंटियम के बारे में कुछ आइडिया हो या वो इसको कुछ जानते हों। तो सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली पेंटियम सिस्टम जो थे जितने उसके अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर, क्योंकि एक सीपीयू वहाँ पे होता था और एक सीपीयू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टाइम के अंदर जो है वो एक ही प्रोसेस को वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता था, जो कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन जो हो सकती थी। तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो सपोर्ट करते थे वो सिंगल कोर चिप्स वाले सिस्टम थे, जो जिसके अंदर एक टाइम के अंदर जो है वो एक ही प्रोसेसर होता था या एक ही जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था या एक ही थ्रेड जो है एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता था। थ्रेड क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसेस होता है और एक चीज जो है वो आपके पास थ्रेड होती है। प्रोसेस जो है वो एक ब्रॉड सेंस है,
थ्रेड जो है वो प्रोसेस का पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। थ्रेड्स का मतलब होता है मल्टी, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट जो हैं सब प्रोसेसेस जिसको आप कहते हैं, वो सब प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली रिलाई करते होते हैं इन अ मेजर जनरल प्रोसेस। ठीक है, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टाइम के अंदर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता था। और उसके अंदर क्योंकि यूजर एक टाइम के अंदर एक ही प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता था, तो जो परफॉर्मेंस है वो उसको पे जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। मतलब लेस परफॉर्मेंस जो है सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करते थे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि एक टाइम के अंदर एक ही काम परफॉर्म होता था, एक ही टास्क जो है उसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते होते थे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस की रेशियो है वो कम होती थी। यूजर जो है वो लेस परफॉर्मेंस जो है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से जो है वो गेन करता था। लेकिन सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग भी जो है वो परफॉर्म कर सकते थे, बट बाय इंप्लीमेंटिंग राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 प्रोसेसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो आप 5 प्रोसेसेस को टाइम एलोकेट कर देते हैं कि पहला प्रोसेस 2 मिनट चलेगा, दूसरा प्रोसेस 3 मिनट चलेगा, या जो 5 प्रोसेस हैं आप सारे प्रोसेसेस को 3 3 मिनट दे देते हैं कि ये पांचों प्रोसेस जो है वो 3 मिनट चलेंगे, 3 मिनट चलने के बाद फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, 5 प्रोसेस तो सिस्टम के ऊपर एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन वो एक राउंड रॉबिन की शक्ल में चल रहे होते हैं कि एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, सारे एक साथ नहीं चल सकते। मतलब चारों पांचों एक टाइम के अंदर इन एग्जीक्यूशन जरूर हैं, बट वो काम एक टाइम में एक ही करेगा। मतलब एक काम करेगा फिर बाकी रेस्ट कर रहे होंगे, फिर दूसरा करेगा फिर बाकी रेस्ट कर रहे होंगे, फिर तीसरा करेगा फिर बाकी। तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग को भी परफॉर्म कर सकता था, बट बाय इंप्लीमेंटिंग राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो आज हमारे पास चल रहा है। आज हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। जैसे हम मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि आज आपके सिस्टम जो है वो इंटरेक्टिव भी हैं, मल्टीटास्किंग भी हैं, मल्टी प्रोसेसर भी हैं, और मल्टी यूजर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे टाइम शेयरिंग सिस्टम अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बैक एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शंस है कि एक टाइम स्लाइसिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं, क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर टाइम स्लाइसिंग में इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो है वो इस तरह से चलती थी। जबकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है, जो कि आजकल हमारे पास काम कर रहे हैं, करंटली हम जिस पोजीशन के ऊपर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन सिस्टम्स को रन कर रहे हैं वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। ठीक है, मोस्टली आजकल इन ग्रोइंग इन यूज हैं। आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो प्रोसेसर सिस्टम है वो हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एक टाइम के अंदर हम उनको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, और उससे हमारे पास जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लेस टाइम के अंदर यूजर जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता होता है। तो हम इसको पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं और टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। पैरेलल सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर एक कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर प्रोसेसर से पैरेलली डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसर मौजूद हैं, मल्टी सीपीयूज मौजूद हैं, तो वो हर सीपीयू से पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके पास मल्टी प्रोसेसर जो हैं वो एक चिप के ऊपर होते हैं। एक कोर, कोर के अंदर जो है आप कहते हैं आपके पास सीपीयू एक छोटी सी चिप है, उसी एक छोटी सी चिप के ऊपर मल्टी प्रोसेसर मौजूद होते हैं। एक सिंगल चिप के ऊपर दो भी हो सकते हैं, एक सिंगल चिप के ऊपर जो है वो चार भी हो सकते हैं। तो टाइटली कपल्ड है, बट जब प्रोसेसिंग की बारी आती है हर प्रोसेसर जो है वो पैरेलल डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। और जितने भी प्रोसेसर उस चिप के ऊपर होते हैं वो इन क्लोज कम्युनिकेशन होते हैं, और मेमोरी को और डिफरेंट जितने पेरिफेरिकल डिवाइसेस हैं वो उनको शेयर कर रहे होते हैं, और उनको जो है वो इक्वली जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब पेरिफेरिकल डिवाइसेस कौन से होते हैं?
पेरिफेरिकल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं होते लेकिन वर्क करते हैं सिस्टम यूनिट के साथ। कैसे? अब पेरिफेरिकल डिवाइसेस, अब सिस्टम यूनिट क्या है? वो जो एक बॉक्स है जिसको आप मोस्टली सीपीयू कहते हैं, वो सिस्टम यूनिट है जो एक बॉक्स है, उसके अंदर कंपोनेंट सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन पेरिफेरिकल डिवाइसेस कौन सी हैं? जो उस सिस्टम यूनिट के साथ काम करते हैं। जैसे माउस उस सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके साथ काम करता है। जो कीबोर्ड है वो इसका हिस्सा नहीं है लेकिन उस सिस्टम बॉक्स के साथ काम करता है। प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, वो उस सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है बट दे वर्क विद सिस्टम यूनिट, सो दे आर कॉल्ड एज अ पेरिफेरिकल डिवाइसेस। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जो है दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर जो होते हैं वो इन क्लोज कम्युनिकेशन होते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के अंदर अगर एक सिस्टम जो है वो मल्टीपल जो है वो टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कंसिडर की जाती होती है। तो इसके एडवांटेजेस के अंदर जो है थ्रूपुट बढ़ती है। इंक्रीज थ्रूपुट का मतलब है एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम मैक्सिमम प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है इसका मतलब ये है कि आप एक कम टाइम के अंदर जब ज्यादा टाइम एक कम टाइम के अंदर जब ज्यादा प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी उसमें बचत बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिलायबल है। आप अभी कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, अभी करंटली यूज भी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो है वो ट्रस्ट होता है, रिलायबल होते हैं, इसके रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं। ठीक है। तो इवन दो कि मल्टी प्रोसेसर हैं, उसके बावजूद आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आजकल जो है वो रिलायबल है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, आपको जो है वो अंधा एतमाद है अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत कम है, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन है, ठीक है, बहुत कम, बहुत नैरो जो है वो चांस होते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म का जो है वो फॉल्ट हो। लेकिन मोस्टली 100% कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। जब भी कोई श्योरिटी मांगी जाती है तो हमेशा आप कहते हैं कि 99%। तो इसका मतलब है थोड़े से फॉल्ट की गुंजाइश हर चीज के अंदर रहती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। ठीक है। तो ऑल दो 99% भी जो है वो एक रिलायबल फिगर है।